एक गांव में दीपक नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। एक दिन दीपक ने अपनी पत्नी माधवी से कहा, घर में जो रुपए रखे हैं उसे ले आओ, महाजन आया है, उसे दे देता हूँ ताकि उससे पीछा छूटे। बरामदे में झाड़ू लगा रही माधवी ने पलटकर गुस्से से दीपक को देखा और बोली, 10 रुपये ही तो बचे हैं घर में, अब वो भी महाजन को दे दोगे तो माघ पूस की करकराहती ठंडा कैसे कटेगी। महाजन से कह दो कि अभी पैसे नहीं है, फसल काटने पर दे देंगे। दीपक एक घड़ी सोच में पड़ गया कि माधवी की बात भी सही है, कंबल के बिना ठंड काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दीपक उस अरियल महाजन को जानता था, वो पैसे लिए बिना जाएगा नहीं। दीपक ने सोचा कि ठंडा को ठंड में देख लेंगे, फिलहाल इस बला से तो पीछा छूटे। दीपक अपनी पत्नी की ओर बढ़ा और उसके पास जाकर बैठते हुए धीरे से उसकी खुशामद करते हुए बोला, दे देना पैसे, कम से कम यह पीछा तो छोड़ेगा, और कंबल के लिए मैं तब तक कोई दूसरा उपाय सोच लूँगा। दीपक की बात सुनकर माधवी का गुस्सा बढ़ गया। दीपक को गुस्से से घूरते हुए माधवी बोली, तुम तो चुप ही रहो, बताओ जरा कौन सा उपाय तुम्हारे पास है। ऐसे ही कोई कंबल तो खैरात में देगा नहीं, न जाने कौन सा कर्ज है जो कभी चुकता ही नहीं। तुम न खेती करना छोड़ दो, क्या फायदा खेती का जब फसल होते ही कमाई कर्ज चुकाने में चली जाए। तुम्हें जो सही लगता है तुम करो, लेकिन मैं तो एक पैसा नहीं दूंगी। माधवी को गुस्से से लाल होता देख दीपक उदास हो गया और धीमे से बोला, तो क्या मैं उसकी गाली सुनूं? उसकी बात सुनकर माधवी का दिल पसीज गया और आवाज में थोड़ी सी नरमी लाते हुए वह बोली, ऐसे कैसे वह गाली देगा, क्या उनका राज चलता है यहाँ। माधवी जानती थी कि दीपक की बात में कड़वी सच्चाई है, इसलिए वह उठी और चुपचाप कमरे से रुपए निकाल कर ले आई और दीपक को थमाते हुए बोली, मैं फिर कह रही हूँ, तुम यह खेती बाड़ी छोड़ दो, मजदूरी करोगे तो कम से कम किसी की सुननी तो नहीं पड़ेगी, और 2 वक्त का खाना तो नसीब होगा। माधवी की बात सुनकर दीपक चुपचाप सिर झुकाए रुपया लेकर बाहर चला गया। दीपक उन 10 रुपये की अहमियत जानता था जिसे उसने पाई पाई जोड़कर कंबल खरीदने के लिए जमा किए थे। महाजन को रुपया थमाते हुए दीपक के हाथ कांपने लगे, जैसे वह सीने से दिल निकालकर महाजन की हथेली में रख रहा हो। समय बीतता गया और ठंड की वो करकराहती सर्द वाली रात भी आ गई। आसमान में जैसे चांद तारे भी ठंड से ठिठुरते हो। दीपक अपने खेत के किनारे बांस व पत्तों से बनाई मचान के नीचे पुरानी सी चादर ओढ़े कांपते हुए बैठा था, और साथ में उसका कुत्ता लल्लू भी उसके साथ था, जो सर्दी के कारण बार बार कूकू की आवाज निकाले जा रहा था। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि दोनों की आंखें से नींद कोसों दूर थी। सर्दी से खुद को बचाने के लिए दीपक अपनी गर्दन को घुटने से सिमटाते हुए अपने कुत्ते की ओर देखते हुए कहा, जब पता था कि यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है तो क्यों मेरे पीछे पीछे खेत में आ गया। घर में होता तो कम से कम 4 दीवारी में इतनी ठंड तो न लगती। अब पड़े रहो ठंड में यहाँ। अब लल्लू शांत हो गया। शायद उसे पता चल गया कि उसके मालिक को कूकू की आवाज़ से नींद नहीं आ रही है। जब लल्लू चुप हो गया तो दीपक सोचने लगा कि सब किस्मत की बात है, यहाँ हम ठंड से ठिठुरते हुए रात काट रहे हैं और वो पैसे वाले बिना कुछ किए ही
मज़ा लूट रहे हैं। इसके बाद दीपक ने सोने की कोशिश की, पर ठंड इतनी ज़्यादा थी कि उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके खेत के सामने एक आम का बगीचा था। उसने सोचा कि अभी तो पत्ते गिरने का समय है। अगर मैं उस बगीचे में जाकर कुछ सूखे पत्ते ले आऊं तो उसे आग जलाकर थोड़ी सी ठंड कम हो जाएगी। पर अंधेरा होने के कारण दीपक को भय महसूस होने लगा। कुछ समय सोचने के बाद उसने हिम्मत करके उस बगीचे में गया और वहां से कुछ सूखे पत्ते लेकर आया। फिर उससे आग जलाई और अपनी सर्दी कम करने की कोशिश करने लगा। जब थोड़ा सा सर्दी कम महसूस हुई तो दीपक को नींद आने लगा। वह उसी मचान के नीचे सो गया। दीपक को सोया हुआ देखकर लल्लू भी उसके साथ सो गया। कुछ समय बाद एक आहट सी महसूस हुई। यह सुनकर लल्लू उठा और जोर जोर से भौंकने लगा। जब वह थोड़ा दूर जाकर देखा तो उसके खेत में बहुत से नीलगाय चर रहे थे। लल्लू जोर जोर से भौंकता रहा। उसके भौंकने की आवाज़ सुनकर जब दीपक की नींद खुली तो दीपक ठंड से काँप रहा था। फिर भी वह हिम्मत करके उठा और अपनी खेत की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसके पाँव में कांटे गड़ गए। ठंड से तो उसकी हालत पहले ही खराब थी। अब वो कांटे का दर्द जो उसे और परेशान करने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपने खेत में जाकर देखता कि लल्लू क्यों भौंक रहा है। इधर लल्लू भौंकता रहा और नीलगाय की सारी झुंड ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। दीपक जब वापस उसी मचान के पास आया तो ठंड और दर्द से काँप रहा था। कुछ समय सिमट कर बैठा। थोड़ी गर्माहट महसूस हुई तो उसे नींद आ गई। सुबह जब दीपक की आँख खुली तो दिन चढ़ आया था और धूप निकल आई थी। सामने बैठी माधवी उसे गुस्से से घूरते हुए जोर जोर से कह रही थी, दिन भर सोए रहोगे तो कब उठोगे? उठकर देखो तो सही, जानवरों ने पूरी फसल का क्या हाल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? तुम्हारे रात में खेत में होने का क्या फ़ायदा? अगर चादर तान कर सोना ही था तो घर पर ही पड़े रहते। माधवी को गुस्से में बोलते हुए देख दीपक धीरे से उठा और उससे पूछा, क्या तुम खेत से होकर आ रही हो? क्या सच में हमारी पूरी फसल तबाह हो गई है? माधवी ने गुस्से से जवाब देते हुए कहा, हाँ, सब कुछ खत्म हो चुका है। हम तबाह हो चुके हैं। दीपक जानता था कि माधवी ऐसे चुप न होगी, तो उसने बहाना बनाते हुए कहा, तुझे तो बस खेत की पड़ी है। मैं यहाँ रात में मरने से बाल बाल बचा। रात को मेरे सीने में इतना तेज दर्द उठा कि मैं हिल भी न पाया। यहाँ तो मैं ही जानता हूँ कि दर्द के साथ मैंने करकराहती ठंड के बीच रात कैसे काटी है। दीपक की बात सुनकर माधवी कुछ न बोली। फिर दोनों खेत के पास आ गए और बुरी तरह रद्द हुए खेत को देखने लगे। खेत की दुर्दशा देखकर माधवी के चेहरे पर उदासी छा गई और वह मन ही मन सोचने लगी कि अब गुजारा कैसे होगा। पर दीपक के चेहरे पर एक अलग शांति थी। माधवी ने चिंता जताते हुए दीपक से कहा, लगता है कि अब मजदूरी करके ही दिन काटने पड़ेंगे। दीपक ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, चलो कम से कम अब इन सर्द रातों में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। इसके बाद दीपक मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगा और खेती करना छोड़ दिया, क्योंकि उसे खेती करने में बहुत ही परिश्रम करना पड़ता था और उसके फल कुछ नहीं मिलते थे।
कभी कभी ना चाहते हुए भी इंसान को कठिन फैसले लेने पड़ते हैं जो हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। विपदा कभी भी आ सकती है, इसलिए हमें हमेशा चौकस रहना जरूरी है, क्योंकि मुसीबत कब आ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए हमें हमारी आने वाली परिस्थितियों का सामना करना आना चाहिए। दीपक का इतना नुकसान होने के बाद भी उसे अपने नुकसान का कोई गम नहीं था। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी जीना जानता था और अपनी परिस्थितियों का सामना करना भी।